लिख ली इसको, शांत रहो। शिक्षण विधि हम लोग देखेंगे अभी। ये आपके सीजी टेट सी टेट सभी के लिए हर बार ये कोई ना कोई एक विधि या कोई एक प्रोसेस आपके एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग अपने से कभी शिक्षण विधि पढ़े होंगे या अपने से शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे, उसको आप रिकॉल करेंगे। किसको कहते हैं शिक्षण की विधियां? नाम है जैसा वैसा इसके गुण हैं। शिक्षण का मतलब होगा पढ़ाना लिखाना, और विधियां हो गई पढ़ाने के तरीके। ठीक है, कोई ऐसा मेथड, देखिए मेथड और एक आएगा, उसके लिए पढ़ाने के शिक्षण सूत्र दोनों अलग अलग होते हैं। विधियां एक प्रकार का एक समग्र कॉन्सेप्ट है। हम बच्चों को पढ़ाते समय क्या उद्देश्य को लेकर उसको हम डील कर रहे होते हैं, उस पर हमको फोकस करना होता है। हमारा तरीका होता है कि हम किसी बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो वो किस स्तर का है, क्या जानकारी हमको अभी दी जानी है, कि और किस तरीके से हम बताएं कि बच्चे को आसानी से समझ में आए। वही तरीका आपके लिए विधि का काम करती है। एक टॉपिक को आप 10 तरीके से पढ़ा सकते हो, है ना। आपके पास कई तरीके हो सकते हैं पढ़ाने समझाने के। इसलिए आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि कोई एक ऐसा विषय होता है, उसको पढ़ाने के हर शिक्षक के अलग अलग तरीके होते हैं। बात वही होती है, समझाना वही होता है, लेकिन बताने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम कौन से विधि का प्रयोग करें जिससे बच्चा आसानी से सीखे, है ना। आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, अब मेरा ये प्रयास है कि आप कैसे भी करके आसानी से सीखे। उसके लिए हो सकता है ये आपका सहायक का काम कर रहा हो। सहायक सामग्री समझते ना, उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में आता है। वैसे ही आप किसी चीज को समझने के लिए इसमें जो बातें कही जा रही है, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उसके कई सारे विधियां आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ। ऐसे ही शिक्षण के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई भी शिक्षक एक तरीके से नहीं पढ़ाता है। कोई भी शिक्षक एक कक्षा को या सभी कक्षाओं को एक विधि से नहीं पढ़ाता। कक्षा के अनुसार विधियों में परिवर्तन होता जाता है। और आज आप लोग जो समझ रहे हो, ये जो ऐसी विधि है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हो और आप अपना तर्क लगा रहे हो, ये उस विधि पे हम लोग चल रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों को पढ़ा, इसको हटा दूं मैं और लगातार ये बातें आपको बोल रहा हूं, तो ये कौन सी विधि का होगा? कौन सा विधि है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। कि हम जानते हैं कि समझने वाला, जो सुनने वाला है, श्रोता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि बातों को सुन करके समझ सके और खुद का तर्क लगा सके, है ना। लेकिन इसको हम लोग अलग अलग तरीके से फिर समझते हैं कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले तो आखिर शिक्षण विधि होता क्या है उसको देखेंगे। शिक्षण विधि जिसके माध्यम से, पहला बात तो ये तरीका या प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण विधि क्या है? एक ऐसा तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी तक ज्ञान को, स्किल को, वैल्यूज को, एक्सपीरियंस को अपने अपने ढंग से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य है क्या करना? बच्चों को लर्न करना, सिखाना। तो सिखाने का जो मूल उद्देश्य है वो किसके माध्यम से पूरा होगा? हमारे शिक्षण विधि के माध्यम से पूरा होता है। बहुत सारे इसे पिछले बार तो डेफिनेशन भी लिखे थे, ये अगला अलग ये पीडीएफ है। शिक्षण विधि वो व्यवस्थित पद्धति होती है जिसका यूज करके शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को अर्थात टॉपिक को समझाते हैं। उस विद्यार्थी को कुछ ऐसी विधि होती है जो निरस्त हुए बच्चों को एक्टिव बनाता है, साथ ही साथ उनको जो चीज सिखानी होती है उसको एकदम इजी वे में सिखाने का प्रयास करता है। ये एक होता है शिक्षण का विधि। तो ऐसा नहीं है कि हर शिक्षण विधि हर कक्षा के लिए क्या हो, फिट हो। उसके लिए तरीके हैं कि हम बच्चों के लेवल के हिसाब से क्या करें, उनके लेवल के हिसाब से शिक्षक विधियां या टीचिंग मेथड को यूज करते हैं। हम लोग अगर प्राथमिक स्कूल के बच्चों को या प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे विधियां हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर लागू कर सकते हैं। वो है मॉन्टेसरी का पद्धति है। ये प्रश्न बना है, इस कारण से इसको शामिल किया हूँ। इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति प्राथमिक कक्षाओं के लिए फायदेमंद है? ये प्रश्न था, है ना। बस यही प्रश्न आता है कि पूरा पढ़ने के बाद आपका एक निचोड़ क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको बाद में भी पढ़ सकते थे लेकिन अभी भी पढ़ना है। तो प्राथमिक स्तर पे कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो
केवल प्राथमिक के लिए ही सुटेबल है ना। आपको गणित सिखाना होगा और गणित सिखाने के लिए मैं आप खेल विधि का उपयोग करूंगा आपको घनाभ बताने के लिए कि आपको क्या करना होगा। यहाँ से घन का लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, चलो कूदो, ऐसे आप लोगों को कराया जाए तो ये अच्छा लगेगा क्या? आपके लिए जो तरीका है, जो स्नातक देश है आप, उसके हिसाब से आपके लिए जो तरीका होगा वो जितना ज्यादा हो सके किस विधि का उपयोग किया जाएगा, स्नातक के हिसाब से व्याख्यान विधि का उपयोग किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पे या मिडिल माध्यमिक स्तर, यहाँ पे माध्यमिक मतलब, अब माध्यमिक का कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। माध्यमिक का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। इस स्तर पे प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, आगमन निगमन विधि। और जैसे ही हम बड़ी स्तर पे पहुंचते हैं, कौन से स्तर पे? कॉलेज लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, तो कॉलेज लेवल पे जो विधियां उपयोग करती है, व्याख्यान होते हैं, बहुत सारे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क उद्वेलन, ये विधि है, सुने थे इसके बारे में? नई नई विधियां हैं जो लगातार एग्जामों में अब खोज खोज के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यही सब प्रश्न बन रहे हैं। तो ऐसे आप लोगों ने सेमिनार होता है शामिल हुए हैं? सेमिनार क्या होता है? सेमिनार सुने? गांव में सेमी की सब्जी का नार जो होता है वो नहीं, भाग लिए हैं। सेमिनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो हाँ उसमें होगा, प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन सेमिनार को क्या बोलते हैं स्पेशली? हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रदर्शनी। हर एक विधि का आप क्या लिखेंगे? एक एक विधि को देखते हैं अब। हर विधि के बारे में आपको समझना है, विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा इमेज डला हुआ है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। ये कौन सी क्लास के बच्चे होंगे? नर्सरी, KG1, KG2। एक सबसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था किसके द्वारा? किंडर गार्डन ने क्या किया था, इसको किंडर गार्डन विधि लाया था किसने? फ्रोबेल ने। और इन्होंने एक बाल उद्यान, जिसको आज के समय में क्या कहा जाता है? बाल बाड़ी। क्या कहा जाता है? बाल बाड़ी। और छत्तीसगढ़ में आंगन बाड़ी। आंगन में क्या लगना? बच्चों की बाड़ी। बच्चे क्या हैं? फूल हैं, है ना? यही तो कॉन्सेप्ट है। और फूल है तो पौधे भी मान सकते हैं। बच्चे एक फूलों के पौधे हैं, उसको देख रेख करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माली की। तो बाल बाड़ी का ही मतलब है बच्चों की एक बाड़ी है, बच्चों का एक गार्डन है, जहाँ बच्चे अपने तरीके से मस्त हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इन्हीं कामों से जो बच्चे लगातार किसमें भाग लेते हैं? खेल, गीत, उपहार, बहुत सारी प्रक्रियाएं कराई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं केजी, बोला बोला जाता है ना, केजी। केजी का पहला स्टेप KG1, दूसरा स्टेप किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2। यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी विशेषता ये होगी, पहला तो कौन दिया है कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखेंगे, फ्रॉबेल ने कौन सा विधि दिया? किंडरगार्टन का विधि दिया। और इसमें किंडरगार्टन की जो विधि में गतिविधि आधारित, खेल आधारित शिक्षण किया जाता है। बच्चों को अच्छे अच्छे गीत सुनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाते हैं। पुस्तकों में लिखी हुई बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षक के द्वारा या माली के द्वारा कहना चाहिए, पौधों को जो सींचा जाता है वैसा ही। क्योंकि इसकी मुख्य सबसे बड़ी विशेषता है कि किताबों के बोझ के बिना आपको ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसी बीच आपको कुछ कुछ चीजें सिखा देनी है, कुछ कुछ चीजें पढ़ा देनी है। आंगनबाड़ी में या बालवाड़ी में पढ़ाई कराना है, ऐसा कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं है। साल भर बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, ऐसा होगा नहीं। उनको दिन भर खिलाना है, दिन भर बाहर, दिन भर बैठा तो बाहर दिन भर बैठा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है ना, वो चाहता ही नहीं कि कमरे में बैठे, तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। उसी बीच में एक दो शब्द अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान सिखाते जाना है। ठीक है, यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। ये बिल्कुल लिखेंगे। कौन से बच्चों के लिए केजी है? 3 से 6, क्योंकि इस एज में बालक स्वभावतः क्या होता है? खेलों से कनेक्ट होता है, खेल प्रेमी होता है। और इस विधि से बच्चों के अंदर क्या आता है? ये लास्ट लाइन, रचनात्मकता और
सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया निश्चित रूप से बढ़ते हुए मिलेगा। जितना ज़्यादा वो खेल में भाग लेगा, जितना ज़्यादा वो शामिल रहेगा, उतना ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। अभी तक ज़्यादा इसमें लंबे चौड़े प्रश्न नहीं पूछे हैं, जितनी बातें हैं उतना भी आप लोग पढ़ के जाएं तो आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। हो सकता है आपको और ज़्यादा डीप पूछे तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट कब आया था, केजी का कॉन्सेप्ट कब आया था। दूसरा प्रश्न हो सकता है फोबेल किस देश के निवासी थे, जिन्होंने, या किस देश में किंडरगार्टन का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपके पास एक पर्याप्त पुस्तक होनी चाहिए। लिखे थे क्या आप लोग? लिखेंगे, वर्क है आपका। जो भी विधियां आ रही हैं वो विधियां कब से हैं, कुछ तो होमवर्क आप भी कर सकते हैं, कब से हैं ये जो विधि है, जितने भी विधि हैं कहाँ से शुरू हुई है। हमारे यहाँ की ये विधियां नहीं है। शिक्षण विधि का जितना प्रयोग किया जा रहा है वो हमारे भारत के बाहर की कुछ विधियां हैं। हमारे यहाँ तो गुरुकुल पद्धति थी, वो विधि है ना। उसका नामो निशान इस पे भी नहीं मिलेगा आपको, जितने भी आप विधि पढ़ेंगे। कब से है, कहाँ शुरू किया गया था, आपको ध्यान देना है। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि। हर विधियों के सबसे फर्स्ट में आपको उस विधि के प्रणेता के नाम दिए जाएंगे, किसके द्वारा डेवलप किया गया है विधि का, और थोड़ी सी विशेषता कि ये है क्या। जैसे केजी का कॉन्सेप्ट है वैसे इसमें भी क्या है, अवधारणा है। इसमें इमेज देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। शिक्षक दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं है। बच्चों को क्या करना है यहाँ पे, एक ऐसा एटमोस्फियर बना देना है जिसमें उनको कुछ न कुछ देकर छोड़ देना है, वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। मॉन्टेसरी का कहना है कि इस विधि को उन्होंने क्या कहा है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण भी इसका मुख्य केंद्र है, क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी गति से सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपको ये नहीं करना है, आपको वहां नहीं बैठना है, आप लाइन से बैठो, है ना, ये चीज चलता है ना, सीधा बैठो। ये वाला चीज सुने होंगे आप लोगों को, स्कूल में कहा जाता था बच्चे सीधे बैठो, उधर नहीं देखना है, ऐसा होता था। ये विधि उससे विपक्ष की बात करता है। आप लोगों को नहीं बोल रहा था ना मैं। यही है कि बच्चे को क्या कर दिया गया, फ्री छोड़ दिया जाता है। चारों बच्चे चारों दिशाओं में बैठे हैं, चारों कोने में बैठे हैं, अपने अपने लेवल। शिक्षक यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सबके पास हो जाएगा, उसके बाद जाके सिखाएगा। इससे क्या होगा, जो कक्षा का वातावरण है विशेष शैक्षिक उपकरणों से सुसज्जित होता है। मतलब हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं वो चीजें आपके पास होने चाहिए। जो बच्चा अगर काम कर रहा है, कुछ काम दे दिया, काम कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उनको स्वयं कार्य करने के लिए क्या करना है, हमको मोटिवेट करना पड़ता है। शिक्षक केवल क्या करेगा, अगर ये गलत भी बन रहा होगा तो वो उस समय शिक्षक की जो भूमिका होगी केवल और केवल मार्गदर्शक की होगी, रास्ता दिखाने के लिए। मतलब यहाँ पर कुछ गोला भरने के या कलर भरने में परेशानी हो गई है तो उनको बोलना है नहीं कलर चेंज करो, बस। वो हो सकता है दूसरा कलर चेंज कर, या उसको समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ये कलर नहीं होना चाहिए। एज ये भी है, KG1 के लेवल पे इस बच्चों को रखा जाता है। तो ये बेनिफिट क्या होगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, जब हम बच्चों को ऐसे चीजें देते हैं जो क्या हो, मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो, ऐसे चीजों को हम उनको सौंपते हैं तो उनको वो छूता है, देखता है, समझता है, सभी चीजों को वो अनुभव कर लेता है। उसके बाद जब हम अगले 1-2 महीने बाद हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो उस समय उनका जो कॉन्सेप्ट है मूर्त से कहाँ चला जाता है, अमूर्त। तो किसी चीज को आप तभी सोच पाएंगे या तभी कल्पना कर पाएंगे जब आप उस चीज को वास्तविक रूप से देखे रहेंगे, है ना। पेन बोलूंगा तो पेन आप देखे हैं तभी तो पेन को आप समझ पा रहे हो कि पेन ऐसा होता है। वैसे ही बच्चों को जितना ज्यादा हो सके क्या करना है, संसाधन उपकरण उपलब्ध कराना होता है। ये कौन कहता है, मारिया मॉन्टेसरी। होमवर्क ये कहाँ की है और ये मॉन्टेसरी विधि कब आई है, किस देश में इसको लागू किया गया था। बिल्कुल। तीसरा है, ये आप लोग का स्कूल हो सकता है, शासकीय स्कूल में पढ़े होंगे तो
अभी की स्थिति में भी ऐसा है। आप लोगों के समय तो वो बोरा लेके जाते रहे होंगे, ऐसा तो जमाने वाले नहीं हो ना। टाट पट्टी में बैठे, घर से बोरा लेके तो नहीं गए हो ना। हाँ, मतलब आप भी अभी के हो, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कुछ एक्टिविटी हो रहा है। कुछ एक्टिविटी का मतलब है कि हम बच्चों को अगर गणित सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हम लोग? सांप सीढ़ी से। आप, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सांप सीढ़ी से बच्चों में कौन सी अवधारणा का विकास होता है। ये गणित शिक्षण पेडागोजी का हिस्सा है। ये बच्चों को सांप सीढ़ी सिखा रहे हैं, तो किस अवधारणा का विकास कर रहे हैं आप? गणित का कौन से अवधारणा का? गणित ही तो है। सांप सीढ़ी से आप इतिहास थोड़ी बताएंगे, या सांप के काटने के गुण नहीं बता सकते वहां पे। गणित का कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट? कुछ बोलिए। आप इसके लिए सांप सीढ़ी के नियम को जानना पड़ेगा। सांप सीढ़ी में होता क्या है? खेले तो होंगे अभी सभी। अगर किसी सांप के मुंह पर कोई ये चला गया, पासा का जो नंबर है, तो उससे क्या होता है? तो नीचे आने के लिए आपको कौन से गणित की संक्रिया करनी पड़ती है? जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। माइनस ही करना पड़ेगा। चलिए इसमें आते हैं। ये एक ऐसी विधि है, इसके प्रणेता कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। हम बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बहुत सारे गणितीय अवधारणा सिखा देना, ये सबसे अच्छा खेल विधि का माध्यम है। खेल विधि का कनेक्शन किस विषय से, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इसका कनेक्शन है मैथ से, गणित पढ़ाने के लिए, है ना। उसके बाद आता है, हम गणित सिखा लिए, हो सकता है एबीसीडी हो यहाँ पे, तो भाषा का होगा, सामाजिक नियम के हिसाब से। ये केवल यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि हम बच्चों को केवल सांप सीढ़ी सिखाएं, कुछ और हो सकता है, गणित के खेल हो गए, है ना, या कुछ ऐसे खेल, मतलब सभी प्रकार के सोशल खेल भी होते हैं। बच्चे एक साथ हाथ पकड़ के घूमने वाला खेल हो गया, दौड़ने वाला खोल, तीन तीन का पेयर बनाने वाला खेल होता है। पहले स्कूल में टीचर्स लोग या फिर बच्चे लोग ही ऐसे खेल खेलते थे जो क्या होते थे, शिक्षाप्रद खेल होते थे। आप लोगों ने वो खेला होगा, बोलो बोलो कितने वाला सुने हैं? बोलो भाई कितने, क्या होता है, उसी कुछ खेलते रहते हैं बच्चे लोग। उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद जो शब्द बोला जाएगा उतने का पेयर बनाते हैं। तीन बोल दिया तो 20 लोग हैं तो तीन तीन का पेयर बनेगा। वो क्या है, खेल है। उससे क्या हो रहा है, एक तो सामाजिकता भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उनके अंदर मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। तो खेल विधि हमको ध्यान रखना है, मैथ्स के लिए खासकर उपयोग किया जाता है। किसने दिया है? हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रोजेक्ट विधि, ये कल आप लोगों से पूछा जा रहा था कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, किसने दिया है? विलियम किलपैट्रिक। पढ़ के देखिए, ये जो विधि होगा ये नर्सरी केजी 1 केजी 2 के लिए नहीं है। आप प्रोजेक्ट या परियोजना किसको दे सकते हैं? थोड़ा सा जो बच्चे करके ला सकते हैं उनको, इसको हम लोग करके सीखना विधि भी कहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखो, ये विधि है। होता क्या है इसमें, बच्चे को क्या मिलेगा? टास्क मिलेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि साइंस का प्रोजेक्ट, केवल साइंस का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक सब है, 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट हैं। अब इनको कहा गया, स्कूल में 25 बच्चे हैं, 5 5 का क्या बना दिया गया है? 5 5 का एक जोड़ी बना दिया गया, और कहा गया कि आपको अपने गांव में घूमना है और उस गांव का सर्वे करना है, और सर्वे कर कर क्या लेके आना है? उनके नाम, उम्र, क्या पढ़े लिखे हो, आय कितनी है, जनगणना जैसे। तो 5 बच्चे क्या करेंगे, प्रत्येक घर जाएंगे, और उस समय उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके से रिसर्च आधारित डेवलपमेंट होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे। अब जनगणना करने के लिए बच्चे के साथ जनगणना होगा, तो 5 5 के समूह में 5 समूह बने हुए हैं, पांचों के जो
ग्रुप बना हुआ है, ये आपस में खुद भी आपस में क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। हो सकता है किसी को पता हो, किसी को ना पता हो, मिलकर काम करेंगे। इसमें क्या होता है, कोई टास्क मिलता है तो छात्र क्या बनाएंगे, एक योजना बनाते हैं, उस योजना को पूरा करेंगे। हमको किसके किसके घर में जाना है, क्या क्या जानकारी लेना है, एक योजना हो गई। वहां पर देखिए एज लिमिट भी है कि 6 से 18 साल तक के, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी से आगे हम लोग बोल सकते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, हो सकता है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट मिले या फिर ग्रुप में मिले। सामाजिक, समाज से जुड़ेंगे तो सामाजिकता बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। इतना दूर तक प्रश्न अभी तक नहीं आया है। प्रश्न आता है हमेशा, कौन सी विधि को करके सीखना विधि कहता है, कौन सी विधि को विलियम किलपैट्रिक ने सजेस्ट किया था। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि। वैसे आप लोगों को विधि और उसके प्रणेता भी याद करके चले जाओगे तो भी बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो सकता है। डाल्टन, कौन सा विधि है, डाल्टन विधि, हेलन पार्थस्ट। आप डाइवर्ट कैसे होते हैं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लैब है और लैब में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे होंगे, है ना। इस बात को समझिए। हेलन पार्थस ने कहा कि अगर हम बच्चों को क्या करें, कक्षा में पढ़ाने के बजाय प्रयोगशाला का प्रयोग करें। अब मैं फोटो प्रयोगशाला का डाल दिया हूँ। यहाँ प्रयोगशाला का मतलब ये नहीं है कि किसी एक लैब में आप जाके बैठेंगे। लैब का मतलब होगा कि कुछ ऐसा स्थान जहां पर बच्चे स्वयं करके देखते हैं। वो हमारे लिए हर स्तर का लैब कहलाता है। शिक्षण विधि के तरीकों में बच्चों को क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट। असाइनमेंट समझते हैं, असाइनमेंट मिलता है ना आप लोगों को, जिसको आप लोगों को इतने दिन तक पूरा करके जमा करना है। आप लोगों ने असाइनमेंट जमा किया होगा। ऐसा असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट शिक्षण विधि में शामिल किया जाता है और पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे उसमें भी टास्क बेस्ड है और व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। उसमें ग्रुप में जाकर के काम कर रहे थे तो आपस में सहयोग की भावना बन रही थी प्रोजेक्ट में। यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा में ही पूरा करना पड़ेगा, ये इनके लिए होता है। कक्षा में पढ़ाए कराने के बजाय हम उसको क्या करें, एक लेब के आधार पर उनको काम दें और एक टाइम लिमिट में ही बच्चों को सेट करें। ये भी बड़ों बच्चों के लिए है ना। जैसे जैसे बच्चों को टास्क मिलता है उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर होता है, आत्मनिर्भर होता है। अगर कोई बच्चा समय सीमा के अंदर वो काम कर लेता है तो हम मान सकते हैं कि वो टाइम के प्रति क्या है, सचेत है ना। आप लोगों को होमवर्क कुछ कुछ मिल रहा है लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कोई नहीं करोगे, भूल जाओगे। रिवीजन करते हो तो याद रहेगा, है ना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। शिक्षक, क्योंकि जितने भी काम होंगे बच्चा स्वयं करता हो तो उसमें शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होगा। इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसकी भूमिका कैसा होगा, परामर्शदाता, काउंसलर की भूमिका होगी और उसी तरीके से वो आगे काम करता जाएगा। डाल्टन विधि किसने दिया है, अभी सबको एक बार पूछूंगा मैं। इसको पहचानते होंगे आप, है ना। इसका जो वर्धा योजना है या बुनियादी शिक्षा है, किसी भी में सन मेंशन नहीं कर पाया हूं मैं, तो बिल्कुल ये कब आया था, वर्धा कहाँ है मालूम है आपको, सन आप लोग खोज के लिखेंगे, वर्धा योजना पढ़ेंगे। वर्धा कहाँ है बताइए, गुजरात की महाराष्ट्र। महात्मा गांधी ने अपने एक वर्धा प्रस्ताव या एक योजना उन्होंने दिया। उन्होंने उस समय इस योजना को दिया था जब हमारे देश में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जो एक माहौल बना हुआ था कि शिक्षा कैसी हो। तो शिक्षा को बताने के लिए अंग्रेजी शिक्षा उस समय बहुत जोरों पर थी, भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत जोरों पर थी। उसी बीच में गांधी जी ने एक एजुकेशन सिस्टम को एक समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो नई शिक्षा नीति में जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं
उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पहले दिया है। बच्चों को ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए उनकी कि वो जो पढ़ रहा हो उसके जीवन में काम आए। तो वो क्या पढ़ाया जाए? पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उनको जीवन जीने के लिए बुनियादी शिक्षा जरूरी है ना। उस दिन में वो बोला था कि आप लोग इतने सारे चीजें पढ़ाई करने के बाद, कोई इंजीनियरिंग किए हो, कोई मेडिकल किए हो, कोई बायोलॉजी से लेकर सब्जेक्ट किए हो, और आप लोगों को एक बल्ब लगाने बोल दिया जाए तो आप नहीं लगा सकते, है ना। शिक्षा का उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो उसी समय कहा था कि हम बच्चों को ऐसा शिक्षा दें। इसका मूल मंत्र था कि बच्चे क्या हों, शिक्षा के माध्यम से खुद हर कार्य को करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। जब कोई व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर। अभी तो आत्मनिर्भर भारत का बीच में बहुत चला। तो यहाँ पर एक और लाइन है, हैंडक्राफ्ट या हस्त कौशल, उस पे बच्चों को निपुण किया जाना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल होंगे? जैसे आप लोगों ने कुटीर उद्योग सुना है। कुटीर उद्योगों में क्या होता है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिसमें जैसे अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, बीड़ी बनाना, उसके साथ साथ टोकरी बनाना, ये सब किसमें आते हैं? कुटीर उद्योग में आते हैं। ये सब चीजें भी अगर पढ़ के सीख जाएं तो वो क्या हो सकता है, वो आत्मनिर्भर हो सकता है। आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आपके अंदर स्किल लाइए, स्किल लाइए, स्किल लाइए, कौशल लाइए, तो आप खुद से भी कुछ कर सकते हो। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं आता होगा, तो आप क्या हो, फिर मानव संसाधन के हिस्से नहीं हो, है ना। मान के चलो आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ नहीं पढ़ेंगे तो खेती करेंगे, यही होता है ना। कौन ले जाएगा आपको खेत? आपको धान और उसके बाद वो करगा में पहचान करने नहीं आता है तो आपको कौन ले जाएगा, बताओ। सही बात है कि नहीं? तो उसके लिए भी कुशल होना पड़ेगा आपको। खेत में चले गए, पता चल रहा है धान की बाली को ही उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हो, करगा को छोड़ रहे हो। तो ये चीजें गांधी ने कहा कि हम बच्चों को किस रूप में करें, आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाई कराइए। 6 से 14 वर्ष की बात की गई थी, यहाँ पे 7 से 14 वर्ष की बात की गई थी। और बच्चों को कहा गया था कि जो भी पढ़ाई लिखाई हो किस पर हो, मातृभाषा पर हो। पढ़ाई में रटन पद्धति से शिक्षा ना दे करके उनको क्या किया जाएगा, क्रियाशीलता और उत्पादन कार्यों पर बल दिया जाएगा। वही है कि स्किल डेवलपमेंट करके उनको कुछ ना कुछ काम में सेट करना। लास्ट लाइन समझ में आ जाएगा। अब केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाना है आपको, आप लोग बस साक्षर हो, स्नातक भी हो तो साक्षर हो यही मान लिया जाता है अब, बल्कि छात्र को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और नैतिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। ये कौन सा प्रस्ताव था या कौन सी योजना थी? वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना। लाइन बार बार आता है, किसके द्वारा दिया गया था? बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, या कभी कभी बेसिक एजुकेशन भी आ गया, बेसिक शिक्षा। इसका दूसरा नाम क्या है? बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा भी किसने दिया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है भारत के? ये क्या है? राष्ट्र। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? कैसे करते हो आप लोग? मैं तो आप लोगों को उच्च श्रेणी की स्नातक छात्र समझता हूँ, छात्र छात्रागण। नहीं पता है? ढूंढिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? क्योंकि महात्मा गांधी का नाम तो महात्मा गांधी नहीं है? उसका नाम तो मोहनचंद है, मोहनदास, है ना, करमचंद। अगली विधि जो है वो कौन सी विधि कहलाती है? ह्यूरिस्टिक विधि। आप लोगों ने अभी जस्ट एक विधि पढ़ी, कौन सी विधि? डाल्टन। डाल्टन से मिलती जुलती एक पद्धति है। इसमें उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उससे थोड़ा सा अलग इसमें है। इसमें लैब में बैठा करके बच्चों को प्रयोग करने के लिए कहा जाता था डाल्टन का। इसमें जो होगा बच्चों को क्या मिलता है, मैं खोजता हूं का कॉन्सेप्ट। बार बार ये ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, लिख लेंगे खोज विधि को।
उसके साथ साथ अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, बड़े बच्चे जो होते हैं मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चे, उनके अंदर क्या लाना, साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक तर्क या वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है, तर्क शक्ति का विकास करना है। होगा क्या, टास्क मिलेगा, शिक्षक छात्रों को एक समस्या दे करके उन्हें समाधान के लिए खोजने के लिए प्रेरित करता है। यही वो ह्यूरिस्टिक विधि है जिसको बार बार हमने अभी एक प्रोसेस में समझा था। कोई भी बच्चा किसी भी काम को या किसी समस्या को हल करता है, आपको याद आ जाएगा उस दिन मैंने बात किया था कि जो समस्या होती है उस समस्या के लिए ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि क्या काम करता है, समस्या क्या है उसको वो पकड़ता है, समस्या कितनी गंभीर है, कितनी सारी समस्याएं हैं उसको लेकर काम करता है। उसके बाद क्या ढूंढता है, समाधान। समाधान भी उसको कितने मिलते हैं, 5 6 7 समाधान मिलते हैं, है ना, मिलते हैं। जैसे आप लोगों को ह्यूरिस्टिक या खोज विधि का एक रिसेंट डेमो डेमो दिखा दिया जाए। ठीक, आप लोग हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और शिक्षक आपको देता है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। या मैं सीधा प्रॉब्लम दे दिया ना, मैं आपको हो सकता है देता कि देश में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला चीज होता देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप बताते देश में क्या है, बेरोजगारी। समस्या बता रहे हो, देश में क्या है, क्या है, आप भ्रष्टाचार है। देश में क्या है, देश की समस्या जो आपको लगती है देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी और है क्या बोलते हैं, हाँ, नौकरशाही समस्या है। गिनोगे तो सैकड़ों समस्या है ना। अब इसी समस्या में आप युवा वर्ग हैं, आपके लिए सबसे बड़ी देश की समस्या क्या है, ये मैंने बॉक्स बना दिया है, आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपने क्या किया, उसको खोज विधि से या वैज्ञानिक विधि से उसको आप क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो बेरोजगारी को दूर करने, समाधान का मतलब ये होगा क्या करना है, उसको दूर करना है। दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं बताइए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, समाधान के लिए पहला काम किया जा सकता है, जितने लोग बेरोजगार है उसको क्या दे दो, ठीक, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, रोजगार नहीं है सरकार के पास, तब क्या करोगे, सोचिए। बिजनेस करने के लिए, व्यापार के लिए अनुदान बोल सकते हैं कि कुछ कुछ पैसे दे दो, जाओ दुकान खोल लो, पान ठेला, चाय की दुकान, कुछ भी, मैं पैसा देता हूं, ऐसा सरकार दे सकती है। कुछ बताओ, आप तो, आपके अंदर तो स्किल है लेकिन आप बेरोजगार हैं अभी, और कैसे डेवलप करें आपके स्किल को, आपके अंदर स्किल है कि नहीं, स्किल, आप तो ऑफिशियली स्किल डेवलप, आपको कुशल है ना, डीएड बीएड व्यावसायिक शिक्षा होता है उसमें स्किल है आप, तो स्किल डेवलपमेंट कर लिया जाए, फिर आप, मिल गया रोजगार। बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है आज। और हम्म, जनसंख्या में कमी लिख सकते हैं, है ना, जितनी कम जनसंख्या कम होती जाएगी सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा, कम है लोग, अब कम रोजगार देना पड़ेगा, है ना। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा सरकार के द्वारा क्या मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने वाला राज्य कौन सा है पता कर लीजिएगा, जहां जहां चुनाव अभी रिसेंट हुए होंगे वहां वहां बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, ऐसा घोषणा होता है।
लेकिन जैसे ही भत्ता देने की बात आती है कि एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। आप बीपीएल हो तब भी मिलेगा, आपके घर परिवार में कोई नौकरी में होगा तो आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें फिर बाद में आती है। ये समाधान मिल गए, आपके पास कई सारे समाधान है, उस समाधान में एक समाधान को आपको लागू करना है। यही तो आपका खोज विधि है। मैं खोजता हूं का मतलब यही होता है। अभी आपका क्या हुआ, तर्क शक्ति चली, और आपका तर्क शक्ति इतना ही चला जितना आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, समाचार में सब देखा सुना है, उतना ही आप तर्क लगा पाए। आपने खुद का कोई तर्क लगाया क्या? क्योंकि ये चीज तो हो चुका है, उस पर आप लोगों ने बात रही है। आपके द्वारा कुछ ऐसा नया चीज आया क्या जो बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जाए? क्या सरकार रोजगार नहीं देती है? दे रही है। क्या व्यापार के लिए सरकार अनुदान नहीं दे रही है? दे रही है। तो दिया जाएगा क्या मतलब है? तब भी बेरोजगार हैं हम, है ना। स्किल डेवलपमेंट, इतने सारे लोगों के पास स्किल है ना। अब पहले के समय में लोग टीचर को ध्यान नहीं देते थे, शिक्षक भर्ती को, हाँ, क्योंकि उस समय रेगुलर भर्ती होता नहीं था। जैसे ही सिविलियन और शिक्षक भर्ती की नियमित भर्ती होने लग गई है, लोग, बोलना चाहिए हर घर में बीएड बीएड धारी मिलेंगे, है ना। तो वो भी है, स्किल डेवलपमेंट में जनसंख्या नियंत्रण भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लोग रहेंगे जो रोजगार के लिए रहेंगे ही। उसमें बेस्ट ऑप्शन को ही आपको क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। चलिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है इसको देखिए, अपना लीजिए। पढ़ाने का एक और तरीका होता है माइक्रो टीचिंग। सुने होंगे, डीएड बीएड किए होंगे तो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। अधिकतर 5 से 6 मिनट का एक टीचिंग होता है जो जा करके तुरंत बच्चे को पढ़ा करके 5 से 6 मिनट की क्लास। इसमें ये ध्यान रखें, एलन एलन के द्वारा इस विकसित किया गया था। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे स्किल्स बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पे शिक्षा के कौशल भी हैं, बहुत सारे कौशलों का वही होता। आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया है, लेसन प्लान में होता था उद्देश्य क्या करना होगा। उसके अभी रिसेंट डीएड बीएड किए होंगे तो बिल्कुल याद होगा, कौन से कौशल बच्चों के अंदर विकसित करना है ये उसमें लिखना पड़ता है ना। कौन सी विधि से पढ़ाया जाएगा ये लिखना पड़ता है। प्रस्तावना के प्रश्न की बात में चर्चा तो की गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा, पढ़ाते समय कौन से प्रश्न पूछोगे ये भी लाइन टू लाइन रहता है। आपके पाठ योजना का जो बिंदु है ना, किए हैं सभी लोग, याद आ रहा होगा। नॉन कॉलेज वाले लोग नहीं किए होंगे ये सब, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है। नॉन कॉलेज बनाए हो कि नहीं? एक साल तो हो गया। अच्छा, अगले साल तो पास हो जाओगे। ये श्यामपट कौशल हो गया। उसके बाद क्या क्या कौशल होता है, कितने प्रकार के कौशल होते हैं आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग पूरा सब खोज खाज के रखेंगे, कौशल कितने प्रकार के होते हैं, डीएड बीएड की पुस्तक पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको लिखेंगे। कितने प्रकार के कौशल, सभी चीज आप कितने होते हैं। हाँ, अब सीधा सीधा आ जाए तो फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। ये माइक्रो टीचिंग का मतलब ही होगा, एक हम क्या कर सकते हैं, छोटे क्लास लेकर 5 से 7 मिनट जाकर के बच्चों को कुछ ऐसे टॉपिक या कैसे बिंदु को समझाकर तुरंत हम आ सकते हैं, है ना। उसमें कुछ बातें बता दी गई, प्रश्न पूछ लिया गया। ये डेमो के लिए, माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा भी जाता है, कराया जाता है। 5 से 7 मिनट ही आपको मिलेगा, है ना। सबसे इसकी विशेषता है कि जितना स्किल है उसका एक्सरसाइज कराना, साथ ही साथ तुरंत इसका क्या मिलता है, मुख्य विशेषता फीडबैक। पढ़ा दिया, तुरंत तुरंत पूछा गया तो बच्चे तुरंत तुरंत मालूम होते हैं। यह होता है शिक्षकों के लिए, स्पेशली होता है कि आने वाले भावी शिक्षक, आप लोग भावी शिक्षक होंगे, है ना। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका ऐसा बोला जाता है। बीएड वालों को बोलते थे कि नहीं बोलते थे? डीएड करते थे जो गवर्नमेंट डाइट वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो छात्र अध्यापक लिखते हैं अपने नाम में, ठीक है। इससे क्या होता है, आप जैसे पढ़ा रहे होते हैं आपको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ जो आप पढ़ाते समय कमियां रहेंगी आपके अंदर वो तुरंत पता चलता है छोटे से शॉर्ट टीचिंग में। अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे मैं बुलाऊंगा, माइक पकड़ाऊंगा, लाइव रहेगा।
आप लोगों को क्या करना है, एक टॉपिक दूंगा मैं, कौन कौन से विषय वाले हो उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है, लाइव रहेगा और वहां से शुरू होगा। तो आप लोगों को यहीं पे हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या है, आत्मविश्वास की, है ना, आत्मविश्वास की कमी है। इस कारण से पहले तो सोचिए, आप ऐसा ही बोलने के लिए झिझक महसूस करेंगे, है ना, उसके बाद आपको बोल दिया लाइव हुआ तो तब तो और ज्यादा फिर परेशानी में पड़ सकते हैं, क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसको बिल्कुल कम से कम प्रणीता को ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग सामान्य रूप से समझ सकते हैं, जो नाम है वही विधि है। और ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको टास्क दिया था, है ना, एक प्रोसेस किए थे हम लोग, वैसा ही है। आप समस्या दिया जाएगा, समस्या के समाधान को वैज्ञानिक विधि से हल किया जाता है। तो इसमें देखिए जितने सारी विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं, टीचर की भूमिका क्या हो रही है, सभी में कम है ना। और अब तक देखा गया कि जो विधि है जिसमें शिक्षक ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसमें बच्चे ज्यादा असहज महसूस करते हैं, ठीक। और उसमें ऐसी विधियां हैं, शिक्षक बोल दिया याद करो इसको, पढ़ के आओ, शिक्षक चला गया बाहर, तो हो सकता है कि आप क्या महसूस करें, सहज महसूस करें और जल्दी से जल्दी टास्क पूरा कर लें। तो ये है बच्चों के अंदर किस क्षमता का विकास करना, किसी चीज को विश्लेषण करने का। विश्लेषण क्या होता है, अभी आप आएगा, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि इसमें है कि नहीं, वो शिक्षण सूत्र है ना वो, या विधि भी बोल सकते हैं। तर्क बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है, छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें जब कोई भी आपको टास्क मिलता है तो टास्क को आप अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, और अपने हिसाब से जब हैंडल करेंगे तो आप उसको रट के तो बैठे नहीं हो, है ना। आप कभी दिमाग में सोचे थे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं इसी टॉपिक को बोलूंगी या बोलूंगा, ऐसा तो था नहीं, है ना? चलिए, ये आ गया आपके, अभी कराया जाएगा। कराया जाएगा मतलब कराया जाएगा, आपको पढ़ाना है 5 मिनट, है ना, टॉपिक मिलेगा, सब लोग देखेंगे, लाइव वाले भी आप देखेंगे, स्टूडेंट लोग कितने स्तर पे आप लोग बोल बता सकते हो। विचार गोष्ठी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनार। अभी बताया ना कि सेमिनार का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। मैंने यहाँ पे मुद्दा डाल दिया है किस पर, एक मुद्दा अभी रिसेंट में लिख देता हूँ। ये जो है, आज क्रिकेट है, मैच है मान लो, और एक व्यक्ति को लगातार नहीं खिलाने के कारण से सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज हो रहा है, देखते हैं कि जुटे नहीं। वैभव सूर्यवंशी जानते हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी है। अब देखिए क्या होगा विचार गोष्ठी। वैभव सूर्यवंशी, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। कोई एक मुद्दा रैंडम में उठा लिया, इसको अभी खेलना सही है कि नहीं, खेलना सही है, उम्र है 15 साल, है ना, ये पक्ष में है। पक्ष का मतलब है कि उसको खेलना चाहिए लगातार 1-2 साल तक, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इनका कहना है कि नहीं खेलना चाहिए, इससे पहले भी पुराने पुराने खिलाड़ी हैं, उनका भी अलग से अनुभव है। तो किसी एक मुद्दे पर दो पक्ष पर विचारधारा रखना, और आपके अंदर ऐसा तर्क होना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर दोनों विचारधाराओं पर स्विच कर सके आप, है ना। मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, ये इसको छोड़िए, ये आपके काम का नहीं है, मैंने बोल दिया भत्ता मिलना चाहिए, ठीक। भत्ता, कौन सा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इनका कहना है हाँ, पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए महीने का, भत्ता 5 से 6 हजार ही मिल सकता है ना। इनका कहना है नहीं मिलना चाहिए। शिक्षण विधि है ये, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, एक शिक्षण की विधि है जिसमें क्या किया जा रहा है, किसी भी विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना। एक विषय है, इसको इस दृष्टिकोण से समझा जा रहा है। जो पहले वाले लाइन है, आप लोगों को मैं बोलता हूं कि आप इसके पक्ष में रहेंगे, उसके पीछे वाले विपक्ष में रहेंगे, नहीं मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए, टीवी डिबेट देखे हो कि नहीं देखे हो,
जो गलत है उसके लिए भी लोग लड़ने के लिए बैठे रहते हैं और साबित कर देते हैं कि वो सही है ना। तो ये आपको क्या दिखाता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, वाद विवाद आता है विचार गोष्ठी में, उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है, और कौशल और सुनने की क्षमता का विकास ये आपको करता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कई बार वही जो विषय मिलता है गहराई से लोग पढ़ते लिखते हैं, जो रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च जो होता है, शोध जो होता है, उसमें भी लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक मिला उस पर एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, पढ़ते हैं। देखे भी होंगे, उससे उससे ही पढ़ाई होता है। ये एक तरीका है पढ़ने लिखने और समझने का। आप किस पक्ष में नहीं बताएं आप लोग, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसे ही रहो, बैठे रहो, तो ऐसे बोल दिया जाएगा तो जब तक भत्ता मिलेगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, ये भी तो है। आपको भत्ता दिया जाए तो रोजगार क्यों चाहिए, सीमित हो जाएगा रोजगार। चलो उसके बाद में बात करते हैं। भर्ती निकालना जरूरी है और आप लोगों को लगना जरूरी है, भत्ता बाद में आप लोग देना लोगों को। ये है प्रदर्शन विधि, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन। डेमो का मतलब होगा किसी काम को पढ़ाया लिखा जाता है तो खुद करके थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जाता है, ऐसे ऐसे होता है ना। जैसे हमने घनाभ के बारे में पढ़ा, घनाभ के लिए मैंने एक बॉक्स पकड़ा था, उस बॉक्स को दिखाया कि ये इधर उसका फलक है, सरफेस है, अंदर में हम लोग बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम है, आयतन है, कॉर्नर होते हैं। तो इस विधि में किसी भी प्रक्रिया और प्रयोग को क्या किया जाता है, शिक्षक के द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा करके दिखाया जाए। अभी तक जितने भी काम हो रहे थे स्टूडेंट खुद करके देखेगा, उसको मार्गदर्शन बस देना है, यहाँ पर टीचर पूरा करके आपको दिखाएगा। ऐसा जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा। जैसे साइंस का जो टॉपिक है, कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जो रिसेंट आप लोगों को बताया जा सके। पृथ्वी समझाना है ना, पृथ्वी में देशों के बारे में बताना है, तो क्या करता है शिक्षक, क्या लेके आता है, ग्लोब। उसके बाद क्या करता है, वो ग्लोब को चारों तरफ से घुमाकर दिखाता है और बताता है कि पृथ्वी भी ऐसी घूमती है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, रोहित, पृथ्वी घूमती है कि नहीं, है ना, किस दिशा से किस दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। आप लोगों को एहसास होता है, महसूस होता है पृथ्वी घूम रही है, तो गिरते क्यों नहीं हो, गिर जाते पृथ्वी घूमती तो। आप लोग यही सो के उठते हो, आपका घर भी वही रहता है, सड़क भी वही रहती है, सभी चीजें वही रहती है, तो घूम क्या रहा है, सूर्य यहाँ से वहां जाता है। तो उसको समझाने के लिए क्या रखा गया है, ग्लोब, कि पृथ्वी ही घूमती है ना। और उसको ऐसे कितने एंगल से वो क्या है, झुकी हुई है, उसको बताया जाता है ना। तो ये जितने भी चीजें प्रयोग करके टीचर खुद दिखाएगा, और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को वो क्या कर लेता है शिक्षक, बच्चों को आसानी से समझा लेता है। तो ये हमारे लिए क्या कहा जा सकता है, ये डेमोस्ट्रेशन विधि। बहुत सारे ऐसे जो कंपनी वाले होते हैं जो सामान का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए कुछ कुछ डेमो दिखाते रहते हैं, देखिए आप लोग, है ना, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, देखिए इसमें ऐसा वाला देखिए कि डेमो देखते हैं ना, वही डेमो है। आगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि आप लोगों को ध्यान रखेंगे। अरस्तु, अभी एक सुकरात का था, बहुत सारे ऐसे पुराने जो लोग हैं इतिहासकार या राजनीतिकार जो हैं, इन लोग साइंस के भी लोग थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, राजनीति विज्ञान भी के जनक थे। अरस्तु का कहना है कि जब हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते रहते हैं तो वो बहुत सारे शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आसान तरीका है कौन सा विधि का, इंडक्टिव या फिर आगमन विधि का। ये होता क्या है आगमन विधि, हम पढ़ा रहे होते हैं तो जो भी कॉन्सेप्ट सिखाना होगा बच्चों को, चार पांच ऐसे तरीके होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं जिसके सहारे हम सिखाते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई के दौरान हमको सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताना चाहिए, है ना, यही ना, उदाहरण से किसकी ओर, विधि की ओर। ये तो कई बार रिपीट या 10 बार रिपीट हो गया होगा कि हम बच्चों को घटाने या जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं,
बच्चों को कितना रुपया देना है, 10 रुपया पकड़ा करके दुकान भेजना होता है। दुकान जब जाता है तो 5 रुपए का सामान लेके आता है, तो कितना रुपया वापस लाएगा, कैसे पता चला वो 5 लाएगा? या 5 उसको मिल गया तो उसको लेकर आ गया, तो उसको कितने रुपए का हानि हुआ? हानि नहीं होगा, सामान भी तो लेके आ रहा है। उस समय वो क्या करेगा, 5 का सामान है और 5 रुपए रिटर्न मिला है, तो 10 में 5 रुपए के सामान को कम करने की क्षमता उसके अंदर आएगी। तो हम बच्चों को ऐसा हम उदाहरण के द्वारा ऐसे बता बता के समझाते हैं। तो हम उदाहरणों के माध्यम से, अभी मैंने लिखा है विधि को, आप लोगों को बताया पहले उदाहरण, तो ऐसा पढ़ाना बच्चों के लिए कौन सी विधि का कहलाएगा? आगमन विधि का। हम बच्चों को सामान्य सामान्य जानकारी पहले दें, उसके बाद सामान्य जानकारी के बाद उसको किसकी ओर, सामान्य से कठिन की ओर, है ना, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये ऐसे तरीके होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, जिसमें हम बच्चों को इस आगमन विधि के माध्यम से बताते हैं। किसने दिया है आगमन विधि का प्रणेता? अरस्तु। देखिए, इसमें रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इस पिछले क्लास का और एक पीडीएफ है, उसको भी ध्यान रखेंगे। निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, मैंने लास्ट 2-3 क्लासों से लगातार मैंने आपको निगमन विधि से गणित पढ़ाया है, और गणित पढ़ाया है इसका ये मतलब होता है, आपको मैं बता दिया कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैंने पहले क्या बता दिया, नियम बता दिया। ठीक, नियम बताने के बाद आपने नियम के आधार पर उत्तर निकाल लिया। उसके बाद आप बच्चों को बता रहे हो, उदाहरण समझा रहे हो कि आप जैसे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सिद्धांत कहता है, ये निगमन विधि का भी अरस्तु है क्या? ठीक है, निगमन विधि का भी अरस्तु है क्या, देखना एक बार, चेक करना, है ना, क्योंकि ये प्लेटो लिखा है। निगमन विधि को दिया था अरस्तु ने, और प्लेटो ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था, है ना। बारीक बारीक छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोग बोलोगे सर आप उस समय प्लेटो प्रणेता लिखवाए थे, ऐसा बोल दोगे, लेकिन यहाँ भी समर्थन लिखा है। समर्थन समझते हैं ना? चुनाव लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है आपको मालूम होगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो क्या होता है, समर्थक होते हैं। वोट डाले हो एक भी बार? मत वाला जो पेटी वाला जो है उसमें भी उपयोग किए होंगे आप लोग, और बटन वाला भी उपयोग किए होंगे, नहीं किए हो? कौन सा चुनाव में वोट डाले हो आप? सरपंच चुनाव, तो वो क्या है, बैलेट पेपर जिसको कहा जाता है। और वो जो चुनाव होता है सबसे आसान होता है, जाओ और बटन दबा के आ जाओ, पर्ची निकलती है, देखना है। देखिए, निगमन का मतलब भी वही हो गया कि हम चीजों को क्या करेंगे, नियम पहले जानना होता है, उसके बाद नियम जानने के बाद हम बाद में बच्चों को क्या किसकी ओर ले जाते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण बता रहे हैं। फिर जैसे मैंने इसको लिख दिया था, लिखने के बाद फिर डब्बा दिखा रहा हूँ, वो घर का कमरा रूम बता रहा हूँ, ये उदाहरण हो गया था। तो दोनों विधियां हैं, जब आपको उदाहरण बता करके रूल्स की ओर ले जाए, आगमन है। सरल सरल बातों को बता करके कठिन कठिन बातें बताया जाए, आगमन है ना। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी आता है कि निगमन विधि आगमन का विपरीत है, ये एक लाइन होता है हमेशा। आगमन सॉरी, निगमन खुद में एक विधि नहीं है, अपने से जनरेट विधि नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी एक भी बिंदु निगमन का खुद का नहीं है। जितने आगमन में है उसका उल्टा निगमन में है। तो ये बातें समझ आएगी, निगमन का खुद का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। ये बोल दिया कि वो किसका विपरीत कॉन्सेप्ट है, आगमन का। तो पहले सूत्र बताया जाता है, सिद्धांत बताया जाता है, फिर समस्या को हल करते हैं, तो उसके बाद अच्छा लगता है, तो फिर ऐसे ऐसे उदाहरण उसके होते हैं, ये बताया जाता है। कौन सा विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। बच्चों को पढ़ाई कराते समय सुन लीजिए, बच्चों को कुछ पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद उसी के पढ़ाने वाले हिस्से को क्या किया गया, प्रश्नोत्तरी किया गया। चलिए मैं प्रश्नोत्तरी विधि का डेमो देता हूं। मैंने आपको 13 क्या पढ़ा दिए हैं, शिक्षण विधियां पढ़ा दिए हैं। पढ़ाने के बाद आपसे पूछा गया डाल्टन विधि किसने दिया है,
क्वेश्चन पूछा मैं, किसने? सुकरात ने कौन सा विधि दिया है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना ऐसी। तो ये दोनों तरफ से प्रश्न होते हैं, या पढ़ाते समय बच्चों से प्रश्न पूछ लो या बच्चे ही प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्नोत्तरी विधि ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे बच्चे जल्दी से किसी बिंदु पर रिकॉल करने की क्षमता डेवलप होती है ना। यहाँ पर देखिए, यह विधि पढ़ाई के दौरान संवाद स्थापित करने में केंद्रित होता है। अगर मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, हो सकता है पीछे वाले जम्हाई ले रहे हों या सो रहे हों, तो उससे एक प्रश्न पूछ दूं तो अलर्ट हो सकता है वो। यही होता है ना, कि अगर यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ये मुझे प्रश्न ना पूछ दे। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट होता है। आप बिल्कुल शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हमेशा करिएगा। अभी मैं तो करता ही, मैं पूछता हूँ ना आप लोगों से कुछ ना कुछ। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि बच्चे अलर्ट होते हैं। और छोटे बच्चे हैं, पढ़ा रहा होता हूँ और प्रश्न पूछता हूँ और नहीं बताते हैं, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे मैं प्रश्न पूछा था, है ना। कुछ ऐसे हैं, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, छात्रों को उत्तर देने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये शब्द गलत है, उकसाते नहीं, प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए, उनके क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे अच्छी विधि प्रश्नोत्तरी विधि है। ये हर लेवल पे जरूरी है ना। अभी आप लोगों को भी अलर्ट कर दिया हूं मैंने, अभी बोला हूं ना माइक्रो टीचिंग होगा मतलब होगा, तो आप लोग तैयारी करिए। छात्रों को निरंतर सोचने के लिए मजबूर करने के लिए बोल सकता हूँ, आप प्रेरित नहीं, आप मजबूर हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी सर पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़े क्लास में कोचिंग आप बैठे तो वो शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जो कनेक्शन होता है वो, भाई 400-500 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से आप किससे प्रश्न करोगे, किससे पूछोगे, है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि आप सीधे कनेक्ट हैं, किसी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो अलर्ट है। 500 बच्चों के बीच आप 500वां बच्चा हो सकते हो, जो आप ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा क्लास। ये चलिए, एक होता है व्याख्यान विधि, ये बड़े कक्षाओं के लिए है। अभी आप लोगों को ये पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा विधि बाल केंद्रित अर्थात चाइल्ड ओरिएंटेड है और कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित होता है। ये भी एक अलग तरीके से प्रश्न बन सकता है। शिक्षक केंद्रित का मतलब होगा कि बोलने वाला कौन होगा, केवल शिक्षक होगा, उसी के हिसाब से क्लास चलेगी, वो जो बोलेगा वही होगा। तो आप बोल रहे थे शुरू में आप व्याख्यान विधि दे रहे हो, तो मैं ही बोलूंगा वही चलेगा, ऐसा नहीं। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। लेक्चर मेथड कहा जाता है, शिक्षक मुख्य बोलने वाला होता है। और वन वे कम्युनिकेशन जो होता है, आप लोगों को संचार भी पढ़ना होगा कभी, तो संचार का टॉपिक है नहीं, कम्युनिकेशन का। संचार में एक आता है लेक्चर विधि, क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, मैं माइक लगा करके बात कर रहा हूं, है ना, और सबके आवाज को म्यूट कर दिया मैं, तो ये कौन सा कन्वर्सेशन हो गया। आप लोग कौन से कन्वर्सेशन में बैठे हैं, जो बैठे हैं ऑफलाइन, टू वे है। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। टीवी में कार्यक्रम चलता है, भाषण दे रहे नरेंद्र मोदी जी, वो कौन सा है, उनको आप बैठे बैठे बोल सकते हो, रुक थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देर रुक जाओ, ऐसा लाइव चल रहा होगा तो आप नहीं कर सकते। तो वन वे कम्युनिकेशन, शिक्षक जो है एक सूचना को भी क्या करता है, अकेले ही बोलता है, एक तरफा प्रचार। बड़े बड़े डिबेट जो होते हैं, जो भाषण होगा वो क्या होगा, वन वे होता है। खासकर भाषण को इसमें शामिल किया जाता है। ये लेक्चर जो होता है, एक विषय पर क्या करता है शिक्षण, लेक्चर दे रहा होता है। जो भी फैक्ट है, तथ्य मतलब फैक्ट होते हैं, तथ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्ट। इस फैक्ट को क्या कर रहा होता है, प्रस्तुत कर रहा होता है। और छात्र केवल क्या होते हैं, वो नहीं, श्रोता होता है, सोता सोता ही रहता है, सीधी बात है ना। जिसको समझ में आ गया समझ में आ गया, वो तो रोक कर सर इसके बीच में आप क्या बोले थे, ऐसा वो नहीं बोल सकते। तो ए वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन बेनिफिट्स क्या है इसके, कभी कभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमको बताने होते हैं जिससे डिस्टरबेंस ना हो, बाधा ना आए, और वो हमारा जो टास्क है उस समय में पूरा हो जाए। इसके लिए ये व्याख्यान विधि
भाई कॉलेज में इतने मोटी मोटी बुक्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाना अभी भी हम लोग जो आप लोगों को मैं शिक्षक भर्ती या क्लास ले रहा हूँ, वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वन वे किया जाए तो ज्यादा सार्थक हो सकता है। इतने सारे टॉपिक को मैंने समराइज किया है, उसके बाद आपको ऐसा नहीं। आप देखिए इसी में व्याख्यान विधि में 8 से 10 पन्ने का इसके टॉपिक के बारे में जानकारी है। अब मैं सभी जानकारी को अगर बताना चाहूँ तो एक तो रिकॉर्डिंग करके बोल के भेज दूंगा 5 मिनट में, सुनते रहेंगे, या फिर मूल बातों को बता करके कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब जब भी से रिलेटेड कुछ आएगा आप समझ सकते हो। तो यही है कि अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए या कोई सिद्धांत या कोई टॉपिक है उसका एक बड़ा हिस्सा पहुंचाने के लिए व्याख्यान दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। इसकी कमी क्या है? छात्र क्या है, एक्टिव नहीं, क्या होंगे, पेसिव। पेसिव का मतलब ये होता है, पेसिव का मतलब निष्क्रिय नहीं होता, या आप बोल सकते हैं निष्क्रिय का मतलब कि वो केवल सुनने वाला होता है, और वो ना चाहते हुए भी ये नहीं बोल सकता कि वो तीसरा लाइन जो बोले थे वो समझ नहीं आया, है ना, नहीं पूछा जा सकता। कक्षा के में इंटरेक्शन भी नहीं होगा, है ना। कौन सी कक्षा के लिए है? उच्च कक्षा, क्योंकि ऐसी कक्षाओं में हम बच्चों को ये समझा जाता है कि ये इस लेवल का वो समझ सकता है, तो ये भाषण दिया जाता है। ये ध्यान रखें। आप लोग बीएड किए हो कि नहीं? बीएड में लगातार ये हमेशा पूछा जाता है कि व्याख्या विधि और व्याख्यान विधि में क्या अंतर है। जो वाइवा होता है ना, वाइवा, बीएड नहीं किए हो ना? बीएड में है लेक्चर, क्योंकि बीएड स्नातक लेवल का होता है, उस कारण से ये व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि को लगातार एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाता है। क्या क्या है? ये छात्र केंद्रित या सहभागी विधि होती है। अब देखिए वो कौन सी था? शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक जो चाहे बोल के चला जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो होगा पढ़ाने के लिए, जब हम बच्चों को शुरू करते हैं तो पढ़ाते समय शिक्षक को क्या किया जाएगा, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, छात्र को ध्यान में रखते हुए हर बिंदु को, हर लाइन को, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर करके समझाया जाएगा। ये व्याख्या विधि है। एक्सप्लेन नाम ही है ना, एक्सप्लेन करना, इंग्लिश में भी लिखा है एक्सप्लेन। तो मुख्य केंद्र है हर टॉपिक को किससे बताना, क्लैरिटी से बताना और समझाना। क्या क्या कर सकता है, बड़े कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल दे सकता है, कोई इमेज दिखा सकता है, कोई प्रयोग कर सकता है, कोई कंपेयर कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, हर तरीके सुझा सकता है जो उसको पढ़ाना समझाना हो। इससे क्या होगा कि हर एक टॉपिक का बच्चे के अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्ट बैठेगा, गहन समझ उनके अंदर विकसित होगा। और ये छोटे स्तर पे हम लोग कर सकते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी तक का। बाकी बड़े बच्चों में व्याख्यान विधि सर्वश्रेष्ठ होता है। पर्यटन विधि क्या है, आगे बढ़े ना, तो लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है इसमें। पर्यटन विधि का मतलब होगा क्या करना, आप लोगों को पढ़ाई लिखाई के दौरान हर साल स्कूल के द्वारा पिकनिक में ले जाया गया होगा, उसको हम लोग पिकनिक बोल देते हैं, एक्चुअली वो शैक्षिक भ्रमण होता है। उसका असली नाम क्या होता है? पिकनिक बोल देते हो आप लोग। गए हो एजुकेशनल टूर, लेकिन शैक्षणिक भ्रमण के नाम पे आप लोगों को कहाँ ले जाया जाता है? मैत्री गार्डन, ठीक है, और गंगरेल बांध, कौन, जतमई घटा रानी। आप यहाँ के हिसाब से आवाज आ रही है सबको? भोरम देव भी गए हैं। शैक्षिक भ्रमण का मतलब होता है हर, देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ मैं बोल देता हूँ, हर साल स्कूलों में, 9th सेकेंडरी स्कूलों में शैक्षिक भ्रमण के लिए अलग से फंड आते हैं। हर साल 9वीं से 12वीं के बच्चों को एजुकेशनल टूर हर साल ले जाना है, पूरे बच्चे के लिए आता है पैसे। वैसे ही माध्यमिक शालाओं में ब्लॉक लेवल पे सिलेक्टेड स्कूलों को 5 बच्चे 10 बच्चे स्कूल से उठा के ले जाना है। आप स्कूल मैनेजमेंट ही चयन करके ले जाता है, लेकिन हर साल बच्चों को ले जाना है। और अगर आप लोग शिक्षण में ही पर्यटन को शामिल कर ले, हर टॉपिक को पढ़ाना है तो हर टॉपिक के लिए उनको घुमाने थोड़ी ले जाओगे, है ना, साल में एक बार आप ले जा सकते हो। तो इसके लिए क्या है, पेस्टोलॉजी ने कहा
कि अगर हम बच्चों को लगातार अलग अलग जगह पर ले जाए जाते हैं और विषय के अनुसार उन पर दक्ष किया जाता है। आप लोगों को शैक्षिक भ्रमण का मतलब ही है कि कभी भी थिएटर भी ले जाया गया होगा, छोटे बच्चे को थिएटर ले जाते हैं और ऐसे फिल्म दिखाते हैं जो शिक्षाप्रद हो, है ना। उसके बाद कई लोगों को साइंस का जो म्यूजियम होगा वहां ले जाया गया होगा, है ना। ये इसलिए कई बार विधानसभा तक ले जाया जाता है ताकि जिस विषय के वाले लोग हैं उसको क्या कर सके, खुद जाकर देखें, वहां का क्या लिए, खुद का अनुभव प्राप्त करें और पढ़ाई को जो आप पुस्तक में पढ़ते लिखते हैं उस पुस्तक को क्या किया जाए, स्कूल के बाहर रियल आपको दिखा करके आपको कनेक्ट किया जाए। इसीलिए जितने भी आप लोग बोल रहे हो ना, जतमई ले जाया जाता है, घटा रानी ले जाता है, गंगरेल, ये क्या है, प्राकृतिक स्थल है ना। भौरम देव क्या है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। इन सब की जानकारी के लिए आपको ले जाए, समुद्र ले जाया गया है तो आपको किसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जियोग्राफिकल चीजें आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर जब आपको पूछा जाएगा कि आपने चीजों को कैसे देखा, कैसे समझा, आपके अपने द्वारा लिख के जमा करना है, वो होता था ना। ये घूमने जब गए थे तो क्या क्या आपने देखा उसको लिख कर जमा करना है, ऐसा भी होता था। तो ये सभी के लिए क्या है, उपयोगी है, वास्तविक जीवन से जोड़ता है। और एक बार कहीं चले गए घूमने तो आप उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे जब तक आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाएं, याद रहेगा तब तक। बचपन की बातें, जो छोटे उम्र की बातें अलग हैं, आपको किसी जगह पर ले जाया जाएगा तो उस चीज को आप लोग बता सकते हो कि ये कहाँ पर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, अब तो आप देश घूम सकते हो, ज्यादा से ज्यादा भारत के सभी स्थानों पर क्या करें, भारत नहीं घूमे हो तो कहाँ घूम सकते हो, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं घूम सकते हो तो अपने जिले के जितने पर्यटन स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल है, उसको घूमे हो कि नहीं, नहीं घूमे हो, है ना। मोबाइल में देख लोगे, घूमिए, आपके लिए भी काम का है। जो जीएस है वो जीएस अथाह होने का कारण है कि आपने स्थितियों को अच्छे से समझा नहीं है। जितना ज्यादा घूमेंगे उतना आपका जीके बढ़ेगा। आप ये जो लाइन है ना, ये सर्कल दिख रहा है आपको, इस परमानेंट जो किसी चीज का याद होना, आपको घूमे हैं तो वहां के इतिहास भूगोल को समझेंगे ही ना, क्या है, क्या लिखा था, क्या कौन सी जगह है, ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ब्रेल पद्धति किसके लिए है, ये हम नहीं भी पढ़े तो चलेगा। ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता है, कर सकते कुछ नहीं देख सकता, दृष्टिबाधित है, या फिर लुइस ब्रेल ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, ब्रेल पद्धति, जिसमें क्या होता है, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उसके लिए अच्छी खासी विधि है। विनेटिका, ये नई नई पद्धति है, विनेटिका पद्धति होगा या विधि होगा। वाशबर्न सुने होंगे, वाशबर्न ने इसको दिया था। ये क्या होगा, विनेटिका पद्धति। हम क्या करते हैं, विश्लेषण पद्धति समझते हैं, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का सेम कॉन्सेप्ट है ये। जब हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या करते थे, विश्लेषण में छोटे छोटे इकाई में पहले बांट दीजिए। विश्लेषण वही करता है ना, विश्लेषण करना है तो छोटे छोटे इकाई में बांट दीजिए। जैसे मोबाइल में आप लोग क्या किए हो, एक मोबाइल के अंदर अलग अलग क्या है, आप लोग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन हो सकता है एक एप्लीकेशन के बाद इमेज का, या बोल सकते हैं आपकी फोटोज या वीडियोस का कलेक्शन होगा। उसके बाद उसमें अलग अलग फोटो के भी सेक्शन बन जाते हैं, अपने आप बन जाता है। तो चीजों को समझने के लिए हो सकता है एक मोबाइल में लाइन से पूरा रहता, पूरे ऐप इधर उधर रहते, उसके साथ साथ उसका इमेज कहीं है, फिर वीडियो है, फिर पीडीएफ है, ऐसा पूरा अलग अलग रहता, तो आपको क्या होता, परेशानी होता। उसको क्या किया गया है, समझा गया है, विश्लेषण किया गया है, अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया है, एप्स में बांट दिया गया है, उसके बाद फोल्डर में बांट दिया गया है। तो किसी चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इकाई में हम लोग बांट लेते हैं। बांटने के बाद हर इकाई को हम लोग समझने जाते हैं। जब ऐसी पद्धति से हम पढ़ाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं विश्लेषण विधि, विनेटिका विधि। विश्लेषण विधि इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि विश्लेषण विधि इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। किसी भी सिलेबस को छोटे छोटे इकाई में बांटना, है ना, और उसके हिसाब से जो स्टूडेंट हैं अपने लेवल में, अपने फ्लो में उसको क्या करता है, पूरा करता है। छोटे बच्चों के लिए खासकर उपयोगी है। जो मैं विश्लेषण विधि बोल रहा हूं वो क्या होगा, विश्लेषण में समस्याओं को क्या करते हैं, इकाई में पहले क्या करते हैं, बांटते हैं।
इकाई में बांटते हैं और हर इकाई को अच्छे से समझते जाते हैं, हर इकाई को अच्छे से समझते पढ़ते जाते हैं। संश्लेषण क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे चीजें उपलब्ध हैं, उन चीजों को क्या करते हैं हम एक जगह रख करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये संश्लेषण होता है। पहले विश्लेषण आता है, फिर संश्लेषण आता है। वैसे ही सबसे और महत्वपूर्ण चीज हो गया मस्तिष्क बेलन। एलेक्स ऑसबर्न ने कहा है कि हम क्या करें, बच्चों के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टास्क मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग समझते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आपका जो विचार है आउट ऑफ द बॉक्स है। इसका क्या मतलब है? आपके पास समस्या है और समस्या के 10 समाधान है ना। एक समस्या समाधान है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए आपके पास क्या है 10 विकल्प है, लेकिन आपने 11वां विकल्प निकाल दिया। तो इस बॉक्स से बाहर का विचार भी आपके अंदर है, तो वो ऐसा विचारधारा आपके अंदर क्या कहेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मतलब होगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, एक समस्या दी जाए, उसके कई सारे, जैसे मैं पूछता हूँ पानी का क्या क्या उपयोग है, मैंने आज ही पढ़ाया बच्चों को और ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि पानी के बारे में पढ़ाना है, तो मैंने पहला प्रश्न किया, प्रश्नोत्तर से शुरू होता है पानी के उपयोग, और ये बोल दिया गया है कि जितने बच्चे बैठे हैं सब अलग अलग बताएंगे। तो पहले 2-3 लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, जैसे जैसे उपयोग बढ़ता गया पीछे वालों के लिए क्या होता गया, वो ये चीज होने, जितना चीज हमको पता था फिर उसके बाद अलग अलग नए नए उनके अंदर पानी के उपयोग आते गए। तो ये क्या होता है, कोई भी ऐसे समस्या को लेकर के बच्चों के अंदर क्या लाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ये इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी में नहीं आता है तो ध्यान रखेंगे, देवनागरी में लिखा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिद्धांत। एक टॉपिक दो, सबको उसी के बारे में क्या किया जाए, अधिक से अधिक नए नए चीजें बताइए ऐसे। ठीक, तो ये है आपका शिक्षण विधि, ये छूट गया है। और 2-4 शिक्षण विधि होगा, तो इससे पहले आप लोगों को पिछले जो और क्लास हुआ था सीडीपी का, उसमें शिक्षण विधि का अलग से पीडीएफ है, उसका भेज दूंगा, इसका भेज दूंगा, है ना। अब ये है, उसके बाद होता है शिक्षण सूत्र। जो विधि अपनाया जाता है उसमें हम लोग शिक्षण सूत्र को उपयोग करते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होता है, शिक्षण सूत्र एक ऐसा तरीका है कि हम बच्चों में क्या चीज डेवलप करना चाह रहे हैं इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना। हम अगर बच्चों को बोले क्या उनके अंदर विकसित करना है, क्या डेवलपमेंट करना हो इस विधि के माध्यम से, तो उसके तरीके को किस सूत्र से हम सेट कर सकते हैं। तो कभी आप लोगों को बोला जाएगा सरल से कठिन, तो ये शिक्षण सूत्र है। इंग्लिश में आता है ना, जो इंग्लिश पेडागॉजी है ना, टीचिंग मेथड एंड टीचिंग मैक्सिम्स, सूत्र है। जल्दी से देख लेंगे, कम से कम खत्म करना है, मतलब करना है अभी। सरल से कठिन की ओर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हर शिक्षण विधि में बच्चों को सबसे पहले कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए, सरल सरल बातें बतानी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे गणित पढ़ते समय हमने पहले क्या किया, सरल सरल प्रश्नों को पहले हल करने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे गणित के सवालों पर, मैं बोलता भी हूँ आज का कॉन्सेप्ट बेसिक है, उसके बाद क्या होगा, एडवांस होगा। तो आप बेसिक समझने के बाद बड़े प्रश्न को समझते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है सवाल हल बनने का, है ना। अब बच्चों को गणित सिखाना है, जोड़ना सिखाना है, और सीधा हम लोग हासिल वाला दे दिए ऐसे, अब बच्चों को कहा जाए बनाओ इसको, तो हम बच्चों को पहले सिखा दे कि अगर जोड़ दहाई तक चला गया तो ये नहीं जुड़ेगा,
हो सकता है ये इसको 7 लिखे, इसको ऐसे 13 लिख दे, ये 16 लिख दे और 9 लिख दे, ऐसा जोड़ सकता है ना, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर से सीट गणित पेडागॉजी का यही प्रश्न आया हुआ है। गणित पेडागॉजी कोई अलग से और नहीं पूछता है, जो हम संक्रिया करते हैं उसी का प्रश्न है। एक बच्चा 3861 और 3876 को जोड़ने कहा गया, उन्होंने इस प्रकार से उसको लिख दिया, है ना। बच्चे को किसकी समझ नहीं है? आया था ना, ध्यान होगा। किसकी समझ नहीं है? बोलो भाई, सही लाइन पे आ रहे हैं आप। किसकी समझ नहीं है? पहला ये बोल सकते हैं स्थानीय मान की समझ नहीं है, सही बात बोल सकते हैं। दूसरा हो सकते हैं इकाई दहाई की समझ नहीं है, क्योंकि पहली बार उनको ये चीज दिखा गया था। देखिए, इकाई दहाई की समझ हो सकता है वो हमेशा एक अंक को ही जोड़ना सीखा हो और दूसरी बार में वो दूसरे अंक उनको मिला हो, तो हम बोल सकते हैं इकाई दहाई की समझ नहीं, है ना। हो सकता है वो जितना भी सवाल हल किया है उस पे वो कभी हासिल शब्द नहीं सुना है। हासिल को क्या बोलते हैं? है? कैरी, जो हम लोग यहाँ से यहाँ देते हैं। ये तो हो गया 6 और 1 और 6 का 7, लेकिन 6 और 7 13 हुआ, तो 3 लिख करके एक को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं आगे, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, हासिल देना बोलते हैं। इसकी समझ नहीं है, इसी कारण से तो 13 लिखा गया है। दहाई इकाई का समझ अगर उनको होता तो हो सकता है इधर से जोड़ते हो, कहीं से भी जोड़ता। ऐसे घुमावदार प्रश्न आएंगे। अगर प्रश्न रहता किसी बच्चे को क्या किया गया है, पेडागॉजी भी आएगा कि उनको दिया गया जोड़ने के लिए और उन्होंने सबसे पहले इसको जोड़ा, 9 और 7 कितना होता है? 16 होगा ना। 16 का 6 हासिल, कैरी फॉरवर्ड ये, और ये हो गया 13। ऐसा उन्होंने बनाया है। अब बताइए बच्चे को किसकी समझ नहीं है? हर प्रश्न में अलग अलग समझ इसमें इकाई दही की समझ नहीं हो, इधर से जोड़ना शुरू कर दिया था। इस प्रश्न में उनको हासिल, कैरी फॉरवर्ड की समझ नहीं है, तो आसान नहीं है पेडागॉजी चीजों को समझना, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब तीसरी गलती कुछ और कर सकता है, जो जो प्रश्न में बोला जाएगा कि वो गलती क्या कर रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या होता है, तब बना पाएंगे। तो वही है, सरल प्रश्नों को पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद हासिल वाला सिखाया जाए, उसके बाद बड़े बड़े प्रश्न दिया जाए, है ना, तब बच्चा सीख सकता है। दूसरा, हम कभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो मूर्त ज्ञात चीजों से हम लोग क्या करें, शुरू करें। जो बच्चा पहले से जानता हो, चीजों को देखा हो, पहचानता हो, उससे ही हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, है ना। अब बच्चों को सीधा खगोल विज्ञान की बातें बता रहे हो कि एक जो खगोल पिंड होता है, वो पिंड जो होता है, अब क्या समझ में आएगा? वो तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी जो बोल रहा हूँ, है ना। पृथ्वी और पृथ्वी है और आकाश के बीच स्पेस है, उसको क्या कहा जाता है? हुँ? हाँ, आसमान है। कहाँ है आसमान? सोच के देखिए, आसमान आपने देखा है आसमान को? ऊपर देखते तो आपको क्या दिखता है? बादल। बादल और आसमान अलग हैं, पर्यायवाची नहीं है वो। बादल के पर्यायवाची अलग होते हैं। बादल मतलब आसमान कभी नहीं होगा। वही समझते हैं कि बादल मतलब आसमान। बादल तो आपके बराबर भी हो सकते हैं, आपके नीचे भी हो सकते हैं। पहाड़ों में चढ़िए, बादल नीचे रहते हैं, तो आसमान थोड़ी, आसमान आपके नीचे थोड़ी आ जाएगा, आप ऊपर थोड़ी चले जाओगे इतनी जल्दी। चलिए समझिए, बच्चे जो जानते हैं उनके अंदर पूर्व ज्ञान है, उससे आप शुरू करें तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। एक लाइन में समझिए, ज्ञात चीजों से हम शुरू करें और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं। अर्थात कहना है धीरे धीरे हम पहले, अगर यहाँ पे देखिए भूगोल पढ़ा रहा है कोई शिक्षक, तो भूगोल पढ़ाते समय छात्र को पहले गांव क्या होता है, गांव तो जानता ही है, गांव में तो रहते होंगे, या शहर रहते हैं तो शहर को तो जानता ही होगा।
शहर के बारे में पहले बताइए, है ना। उसके बाद धीरे से जिला क्या होता है समझाइए, फिर राज्य क्या होता है समझाइए, क्योंकि सभी चीजें जो नाम है वो अमूर्त अवधारणा है, वैसा कुछ होता नहीं है भौतिक चीजें। राज्य नाम की कोई चीज है क्या? वो तो शब्द है जो बहुत सारे क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया है। चलिए समझ में आ रहा। देश नाम का कोई ऐसा जगह है क्या? देश नाम का है, देश नाम का जगह? तो इसको हम सीधे बच्चों को पढ़ाएंगे, देश है एक, देश, देश के अंदर हम रहते हैं, तो बच्चा क्या कल्पना करेगा, हम तो घर के अंदर रहते हैं, वैसे एक ऐसा बॉक्स होगा जो देश कहलाता है। ये चीजें हैं कि धीरे धीरे हम बच्चों को जानता है उसी से शुरू करना है, उसके बाद वो नहीं जानता है उस पर लेके जाना है। प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो चीजें वो सीधे संपर्क में होता है, जिसे वो देख सकता है, छू सकता है, अनुभव कर सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मूर्त चीजों से कहाँ ले जाना है, अमूर्त चीजों की ओर ले जाना है। हम गणित पढ़ा रहे हैं और बच्चों को शुरुआत में आप लोगों ने अबेकस जानते हैं? पहले एक स्लेट होती थी, उसमें ऐसे मोती के दाने लगे होते थे, पहले तार में एक दाना, दो दाना, तीन दाना, ऐसे करके कितने दाने, 9 दाने या 10 दाने, है ना। उससे क्या होता है, अभी तो अबेकस सीखे हो क्या? ऐसा वाला अबेकस वही तो है। वो जो एक दाना दो दाना जो होता है ना, उससे जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर सब चीज निकाला जा सकता है, और सामान्यतः नर्सरी और केजी उनके स्लेट में वो होता है। तो वो मूर्त चीजें हैं, बच्चों को जोड़ने दिया जाए। अगर मैं आप लोगों को जोड़ने बोला जाऊं, ये एक पेन है, इस पेन में ऐसे एक और पेन रख दो, अब गिनो, एक और दो। मैंने मूर्त चीजों से सिखाना शुरू किया। अब आप लोग सीख गए हो, आप लोगों को बोलूंगा 25 और 25 कितना होगा, आप 25 पेन रखे क्या अभी? तो पढ़ाने का तरीका यह है कि बच्चों को सबसे पहले वो जो देख सकता है, छू सकता है, यही होता है। बच्चों को पहले प्राइमरी स्कूलों में इतने सारे पैसे, नकली पैसे होते हैं, कुछ सिक्के होते हैं, कंचे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सिखाने के लिए, गणित के लिए। उसके बाद धीरे से हम लोग क्या सिखाते हैं, इसमें लिखना सिखाते हैं। ये वाला सीखे होंगे, 4 लकीर है, लाइन है, 4 लाइन को क्या किया जाए, 1 2 3 4, फिर 5 6, तो फिर ऐसे करके इसको यहाँ पे 4 बार लिखना है, फिर 2 बार लिखना है। अब सबको एक साथ गिनो। बच्चों को ऐसी सिखाना है, आप लोगों को सिखाओगे ना? बच्चों को बोला नहीं 6 और 2 कितना होता है बताओ, ऐसा ही लाइन टू लाइन लेके जाना है। तो वो गिनने के बाद जो चीजें आएंगी, ये मूर्त से हम लोग, दृश्य है हालांकि, लेकिन इसको छू नहीं सकते आप। उसके बाद सीधा बोलेंगे, यहाँ पे आएंगे लिखने वाला, ये सांकेतिक है। इससे पहले मैंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष चीजों को बताया, फिर संकेत पे आए, संकेत के बाद उसके संख्यात्मक चिन्ह को बताया, उसके बाद आपको केवल बोलना है। बच्चे के अंदर ये छप गया है, 4 मतलब 4 होता है, 5 मतलब 5 होता है। तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े बड़े चीजों को पहले हम लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद हमको ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आगमन विधि के तरीके हैं, ठीक है। आगमन विधि में यही सब हम लोग को कराया जाता है। बड़े चीजों को पहले बताइए, उसके बाद छोटे चीजों को बताइए, ठीक है। वही है, ठोस खिलौने से गिनना सिखाएंगे, उसके बाद अंकों में आएंगे, संख्यात्मक में आएंगे, उसके बाद हम सीधा इस पे आ जाएंगे, अमूर्त भाग में आ जाएंगे। पीडीएफ अभी आप लोगों को तुरंत दूंगा। पूर्ण से अंश की ओर, अर्थात आप लोगों ने देखा है संपूर्णता का सिद्धांत या समग्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। उनका मानना था कि बच्चे को जहां तक हो सके कंप्लीट जानकारी समझ उनके अंदर ला लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको टुकड़े में विश्लेषण वो करता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो पहले क्या किया जाए, होल टू पार्ट, समग्रता से अंश की ओर, समग्रता से अंश की ओर। उसके बाद है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, ये भी एक विधि है। हम अनिश्चित से निश्चित की ओर जा सकते हैं।
क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाना होगा तो छोटे बच्चों के अंदर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर चीज के लिए उनके अंदर, अभी शिक्षण विधि के बारे में आपका ज्ञान कच्चा था या अधूरा था ये बोल सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे क्या किए, उस अनिश्चितता को किस में लाके आए रहे, परफेक्शन में ला रहे हो आप, है ना। तो वही होता है, हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो कई सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, उनको क्या किए हम धीरे धीरे अच्छे से सेटअप करके उनको एक टू द पॉइंट पे हमको लाना होता है। ये क्या होगा, अनिश्चित से निश्चित, विशिष्ट से सामान्य, ये भी ध्यान रखेंगे। हम बच्चों को पहले क्या करें, विशिष्ट चीजों को सिखाएं और विशिष्ट चीजों के बाद धीरे से उनको जनरलाइजेशन करें, सामान्यकरण पर लेके जाएं। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, हम लोग विशेष चीजों को पहले लेके जाएंगे। जैसे देखिए, व्याकरण से पहले संज्ञा के उदाहरण को देकर शिक्षक छात्र को संज्ञा की परिभाषा तक पहुंचाता है। ये विधि रटने के बजाय तर्क पर आधारित है। संज्ञा के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि संज्ञा क्या होता है, कैसे होता है, फिर लास्ट में संज्ञा की परिभाषा लिखाई जाए। तो विशिष्ट से अच्छी अच्छी बातों के बाद एक सीधा एक सूत्र पे या नियम पे हम लोग आते हैं। लास्ट है विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ गए थे। विश्लेषण का मतलब होता है जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा सब प्रॉब्लम को क्या कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लो, फिर उसके बाद उसको फिर से क्या करो, जोड़ दो। मान के चलो आप लोगों ने देखा टीवी बनाने वाला खराब टीवी को बनाने के लिए बैठा है, पहले क्या करेगा, बाइक ही है, इंजन खराब हो गया है, बाइक को कंसेप्ट करिए, या साइकिल भी है, तो बाइक का इंजन खराब हो गया तो सीधा इंजन निकालता है क्या, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेगा, अलग करेगा और हर नट को अलग अलग स्थानों पे रखेगा ताकि वो बाद में उसको क्या भी करना है, फिट भी करना है। पंचर बनाना है आपको साइकिल का, आता है क्या आप लोगों को साइकिल का पंचर बनाना, क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या होगा, टायर को निकालेंगे, फिर ट्यूब होता है उसको निकालेंगे, उसके बाद जहां पर कमी है उसको खोजेंगे, है ना, उसके बाद कारण का पता लगा। ये क्या है, किसी भी समस्या को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, समझते हैं, फिर बाद में उन टुकड़ों को फिर से जोड़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम बच्चों को इसी विधि से पढ़ाने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान से हम बच्चों को क्या कर ले, तर्क की ओर ले जाए, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या मतलब होगा कि हम जब भी मनोविज्ञान बोलेंगे तो मनोविज्ञान का एक मूल कॉन्सेप्ट ये है, समझ लीजिए, जब भी मनोविज्ञान बोला जाएगा तो मन का विज्ञान हो गया, उसमें तीन चार चीज ध्यान रखा जाता है किसी भी बच्चे का मनो का विज्ञान देखना, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, देखे ना आईक्यू, तो आईक्यू के लिए क्या ध्यान रखा जाता है, उनकी मानसिक स्थिति की उम्र कितनी है, रुचि क्या है उसके अंदर, क्षमता क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इन सब को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, उसको पढ़ाया समझाया जाता है, तब जाकर के वो लॉजिकल पक्ष को देखता है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ देखिए उदाहरण के लिए माध्यमिक कक्षाओं में उसी इतिहास को तिथि युद्ध के तर्कपूर्ण क्रम को पढ़ाना तार्किक है ना। बच्चों को पहले क्या सुनाया जाए, राजा महाराजाओं की पूरा कहानी सुना लिया जाए, है ना, सुनाने के बाद अब धीरे से पढ़ाया जाए कि अब जो मैंने आपको कहानी सुनाया था आपने समझ गया, अब देखिए कि उस समय कि 1945 में, 1947 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये हाँ ठीक। तो ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं। आपका मैं बार बार बोल रहा हूँ, होमवर्क क्या है, जितने भी और शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण सूत्र हैं उनको अच्छे से रखिएगा। कुछ ऐसे शिक्षण सूत्र होते हैं तो केवल गणित विज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर संश्लेषण विश्लेषण विधियां। कुछ ऐसे होते हैं पर्यटन विधि, खास करके सभी विषयों के लिए कामगार होते हैं। तो ये चीज आपको पढ़ना है और जितना हो सके कलेक्शन आप लोग वीडियोस वगैरह भी देखेंगे और अपना एक रूपरेखा बना करके पढ़ाई करेंगे। ठीक, कल हम लोग बात करेंगे नया सब्जेक्ट हिंदी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों का सबसे बेहद टॉपिक है हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है, आप उस स्तर पे पढ़िएगा या तैयारी करना है आपको कि
ये जो प्रश्न जो आ रहे हैं कूट आधारित आते हैं, कथन करण में हिंदी आ रहा है ना। जैसे ही भाषा के बारे में बात किया गया, भाषा एक प्रकार का एक ऐसा क्या है, माध्यम है, कथन है ना। भाषा के विकास को लेकर बात किया गया है, भाषा के विकास को कितने सारे चरण होते हैं, कूट में आ रहा है। संधि के प्रश्न कूट में आ रहे हैं, लिपि किसको कहते हैं वो कूट में आ रहे हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, चीजें होती क्या है हिंदी में, थोड़ा सा समय लेके आप लोगों को पढ़ना होगा। कोई भी पुस्तक आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो हिंदी को पढ़ पढ़ के आएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी से आपके दिमाग में बैठ सके। यहाँ पे नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और समझाया भी जाएगा, है ना। आराम से समझने का प्रयास कीजिए। वही है कि अभी जो हमने पढ़ा है कौन सा शिक्षण सूत्र, अस्पष्टता से आपको स्पष्टता की ओर ले जाया जाएगा। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें अपने से पढ़ी है, हो सकता है वो अपने हिसाब से आपने पढ़ा है तो आप उसी को सही मान रहे हो, नई नई चीजें हो सकता है आपको जानने मिल जाए, है ना। तो ध्यान रखेंगे। ठीक, ये खत्म है। और कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं सीडीपी में तो बिल्कुल चर्चा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब पूरा क्लोज हो गया है ये। हो गया, आज फिर ऑफ करते हैं।